तो राम भक्तों का गुजरात किसे दिखाएगा औकात? राम भक्तों का गुजरात किसे दिखाएगा औकात? पहला चरण राम और रावण पर रण। नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। देखिए, पहले चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है और 60% वोटिंग हुई है, 60.08। और रोड शो लाइव चल रहा है अभी भी। ये तस्वीरें जो है, रोड शो अभी भी लाइव चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ऐतिहासिक 50 से ज्यादा किलोमीटर का रोड शो, 13 से 14 विधानसभा सीटों को कवर किया गया है। यह ऐतिहासिक रोड शो, सड़क के दोनों तरफ जन सैलाब, पूरा गुजरात एक तरीके से सड़कों पर उमड़ आया। और ये रोड शो इस वक्त भी चल रहा है, मतलब रात के 8 बज चुके हैं, अभी भी ये रोड शो चल रहा है। और अभी प्रधानमंत्री का रोड शो 1-1.5 घंटा भी और चलेगा। आप समझ रहे हैं, पहले चरण में 60.08% वोटिंग हुई है। दूसरे चरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 50 किलोमीटर से लंबा रोड शो इस वक्त भी चल रहा है। आज रोड शो के दौरान ही वो तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री के काफिले के दौरान हुआ, वहां पर एक एम्बुलेंस आ गई। वो तस्वीरें, ये देखिए, वो तस्वीरें इस वक्त चल रही हैं। ये फुल स्क्रीन पर एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए। वहां पर हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला वहां पर चल रहा था, ये देखिए, ये वो तस्वीरें जब एम्बुलेंस वहां पर आई, काफिले को साइड किया गया, एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया, काफिले को देखिए रोक दिया गया। देखिए, प्रधानमंत्री का काफिला और एकदम से वहां पर एम्बुलेंस आई। फिर काफिले, जो कैलवकेट था, जो प्रधानमंत्री का काफिला, उसको रोक दिया गया, एम्बुलेंस को वहां से रास्ता दिया गया और फिर शुरू हो गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह ऐतिहासिक रोड शो। मतलब ये जीत की रोड और प्रधानमंत्री का शो, रोड शो। और ये संदेश भी दिया गया भाई कि रोड पर प्राथमिकता। आप लोगों के लिए भी बड़ा मैसेज है, एम्बुलेंस के लिए रुकिए, भले ही सामने सोचिए प्रधानमंत्री हैं, भले ही प्रधानमंत्री क्यों ना हो, वो भी रुके, आप भी रुकें। अब पहले चरण के रण में सवाल था कि भाई राम भक्तों का गुजरात किसे दिखाएगा औकात। याद है ना, मधुसूदन मिस्त्री ने औकात शब्द का इस्तेमाल किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, उसका भी जवाब उन्होंने दिया। और राम भक्तों का गुजरात आज प्रधानमंत्री ने कहा। तो हम सवाल पूछ रहे हैं कि राम भक्तों का गुजरात किसे दिखाएगा औकात। आज सवाल यह भी है कि गुजरात चुनाव में 60% वोटिंग का मतलब क्या है? 8वीं बार क्या बीजेपी को जीत मिलेगी? पीएम को गाली, ये गुजरात का क्या अपमान है? गुजरात मुफ्त को चुनेगा, हिंदुत्व को चुनेगा? आप जीतेगी या वोट कटुआ बनेगी? बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस या आप? क्या भारत जोड़ो यात्रा का गुजरात पर असर होगा? गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी या प्रो इनकम्बेंसी है? ब्रांड मोदी से कैसे जीतेगा विपक्ष? और महंगाई, बेरोजगारी, स्कूल, गुजरात में ये मुद्दे हैं क्या? सबसे बड़ा सवाल यह है, 60% वोट का क्या मतलब है? और सवाल यह भी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रावण कहा गया था, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका भी जवाब दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो पार्टी राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती है, जो पार्टी राम मंदिर में रोड़ा अटकाती है, जो पार्टी राम सेतु मामले में राम को मानने से इंकार कर देती है, वो राम भक्त, मतलब राम भक्त गुजरात में मेरे को रावण बता रही है। एंट्री हुई इस मुद्दे की और पहला चरण राम और रावण पर रण, इसको लेकर ही हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जवाब दिया। सवाल यह कि गुजरात में वोटिंग से ठीक पहले प्रधानमंत्री की रावण से तुलना करके क्या कांग्रेस ने कोई बड़ी गलती कर दी है क्या? और ये क्या बयान रावण वाला जो वार है, क्या कांग्रेस पार्टी को बहुत भारी पड़ने वाला है? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री की तुलना रावण के सिरों से की थी और इसी का जवाब देते हुए आज प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस में उन्हें गाली देने का कंपटीशन चल रहा है और जिन्हें भगवान राम के अस्तित्व पर विश्वास नहीं है, वो गाली देने के लिए रामायण से रावण निकाल कर लाए हैं। इसलिए आज सवाल यह कि राम भक्तों का गुजरात किसे दिखाएगा औकात? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो जवाब जो उन्होंने दिया मल्लिकार्जुन खड़गे को, आज सुनना चाहिए सबको। પણ ખડેજીને તો એ જ બોલવું પડે જે એમને ત્યાંથી ભણાઈને મોકલ્યા હોય. અને કોંગ્રેસ પાર્ટી એને ખબર નથી કે આ રામ ભક્તોનું ગુજરાત છે. હવે તમે મને કહો, રામ ભક્તોના ધરતી પર રામ ભક્તોની સામે એમના પાસે બોલાવડાવવામાં આવ્યું કે તમે મોદીને 100 માથાવાળો રાવણ કહો. મને લાગે છે કે કોંગ્રેસ પાર્ટી મોદીને ગાળો દેવી, આ દેશના પ્રધાનમંત્રીને અપમાનિત કરવા, એને નીચા દેખાડવા, એને એ પોતાનો અધિકાર સમજે છે. અગર લોકતંત્રમાં એમનો વિશ્વાસ હોત તો કોંગ્રેસ પાર્ટી આટલી હદે ક્યારેય ન જાત. જે મોદીને તમે ઘડ્યો હોય
એ મોદીનું અપમાન એ તમારું અપમાન છે કે નહીં? चलिए डिबेट शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो इस वक्त भी चल रहा है। राम भक्तों का गुजरात किसे दिखाएगा औकात, इसी सवाल के साथ डिबेट शुरू करेंगे। मेरे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी, सीनियर जर्नलिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजय आलोक मेरे साथ है, अमीर जमाई समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, और कमरू चौधरी भाई है मेरे साथ, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले गुरु प्रकाश जी, फिर राम रावण की एंट्री हो ही जाती है चुनावों में। मतलब सोचिए, अच्छा खासा विकास पर चुनाव हो रहा है, फिर एंट्री करा दी राम रावण की। नहीं, देखिए ऐसा है कि लगातार कांग्रेस पार्टी का जो अहंकार है वो हर रोज नया कीर्तिमान बना रहे हैं, और तो हम आप आभारी हैं आपके। आपने सही कहा, आपने याद दिलाया कि मधुसूदन मिस्त्री क्या बोल रहे थे, औकात दिखा रहे थे। कोई औकात दिखाता है, कोई जात दिखाता है। ये जो कांग्रेस के सामंतवादी लोग हैं उनको पच नहीं रहा है, उनको पच नहीं रहा है कि गरीब का बेटा सिंहासन पे बैठा है, उनको पच नहीं रहा है कि पिछड़े वर्ग का बेटा सिंहासन पे बैठा है। ये जो सामंतवादी मानसिकता के लोग हैं, गुजरात की जनता उनको जवाब देने वाली है। गुजरात की जनता पिछले 27 सालों से उनको जवाब दे चुकी है, लेकिन इतने हताहत हो गए हैं। आपने राजनीति में कोई मर्यादा नहीं रखी। औकात की बात करते हैं, जात की बात करते हैं, पिछड़ापन की बात करते हैं, रावण कहते हैं। शर्म नहीं आती है आपको? मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं कि अब समय बदल गया है। अब आदिवासी की बेटी बैठेगी राष्ट्रपति भवन में, चाय वाला प्रधानमंत्री बनकर के बैठेगा, पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, शासन करेगा, सिंहासन पे बैठेगा। आपके सामंतवादी मानसिकता से कुछ नहीं होने वाला है। हम भूल गए हैं क्या? अच्छा देखिए, क्या बोल रहे थे ये जो अभी आप बोल रहे हैं ना, ये इस सबका जवाब दिया है खड़गे साहब ने। आप लोग सहानुभूति बटोरते हैं। उन्होंने कहा है कि वो प्रधानमंत्री गरीब, तो मैं तो गरीब का भी गरीब हूं, मेरे से तो कोई चाय भी नहीं पीता, ये कह रहे हैं खड़गे जी। आप गरीब गरीब कहते हैं, वो तो कह रहे हैं वो तो गरीब के भी गरीब है। देखिए अमन भाई, ऐसा है कि ये जो खड़गे साहब हैं, इन्हीं के नेता विपक्ष थे ना, अधीर रंजन जी। क्या बोले थे अधीर रंजन जी? क्या बोले थे हमारे सम्मानित राष्ट्रपति के बारे में? राष्ट्रपत्नी का बोल करके उन्होंने संज्ञा दिया था। पहली बार देश के इतिहास में आदिवासी की बेटी संविधान के सर्वोच्च पद पे जाती है, तब खड़गे साहब की आवाज नहीं निकली थी, तब नहीं बोला था आपको? अरे भाई, आप लोगों की तो शैली रही है, आप पचा नहीं पाते हैं। आप जो सामंतवादी सोच से ग्रसित लोग हैं, आपको पचती नहीं ये बात कि कोई दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग का बेटा देश पे शासन करे। आपको सोच से ग्रसित लोग, कमरू भाई सुन रहे हैं, आप लोगों के लिए संबोधन है ये। बट मुझे तो पता नहीं लग रहा है, आपको अब एक सेल्फ गोल जो शब्द है ना, उसका नाम बदलकर कांग्रेस कर देना चाहिए। आप कोई बोलेगा ना तूने सेल्फ गोल कर दिया, आप कहेंगे तूने कांग्रेस कर दिया। इतने सेल्फ गोल सर गुजरात में, कोई मजाक में कहेगा ना कि तूने सेल्फ गोल कर दिया, वो कहेंगे तूने कांग्रेस कर दिया। क्या नाम बदल देंगे सेल्फ गोल का सर? गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली, मैराडोना का गोल्डन, सोचिए हाथ रहेगा खाली। कमरू भाई, कमरू चौधरी जी, वही अफसोस का बात है अमन भाई। देखो, आज 27 साल के शासन के बाद में प्रधानमंत्री को स्वयं राम को याद करना पड़ रहा है इलेक्शन का टाइम में। अगर 50 किलोमीटर का नरेंद्र मोदी जी का रोड शो को आप लोग को बहुत उल्लास से दिखा रहे हो आप चैनल में, लेकिन 3,500 किलोमीटर का राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा आप लोग को दिखता नहीं है। सर देखा अंतर तो वहीं पे है सर, दिखा रहे हैं। ये जो ये आपके ना आप लोग मीडिया आपको घेरने लग जाएंगे। मीडिया थोड़ी ना चुनाव लड़ रहा है। बात है, भारत जोड़ो यात्रा भी दिखाई है, राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा रोज दिखा रहे हैं सर। 3,500 किलोमीटर में जहां लाखों लोग हर रोज पैदल चल रहे, वो भी तो एक कीर्तिमान साबित कर रही है भारत में। कहाँ यहाँ गुजरात में, गुजरात में राष्ट्रवाद कहाँ है? भारत जोड़ो यात्रा गुजरात तो आई नहीं ना सर। देखिए ना अमन भाई मेरा स्टेटमेंट को खत्म करने दीजिए। देखिए बात क्या है, गुजरात के इलेक्शन का टाइम में, बोलिए कोई भी इलेक्शन, ये हमारा भारतीय होने का एक दुख है कि संविधान में हमको अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया है, लेकिन हर बार जहां मुद्दों के बात पे लेकर हमको चुनाव लड़ना चाहिए, वहां पे देखिए ये क्या करते हैं, भावना और जज्बात को लेकर आते हैं कि मोदी जी को किसी ने गाली दे दिया, मोदी जी को, यार मोदी जी तो कोई भगवान नहीं है कि उनका आलोचना ना कर पाए। हम तो आलोचना करेंगे उनका पॉलिसी, कि नोटबंदी पे आलोचना नहीं करेंगे क्या? कोविड का टाइम का आलोचना नहीं करेंगे क्या? अर्थव्यवस्था का आलोचना नहीं करेंगे? यही तो विपक्ष का रावण क्यों कहा ना? विपक्ष आपका वाहवाही करता रहे। रावण क्यों कहा? नहीं तो एक होता है पैर पर कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी पर पैर दे मारते हैं आप लोग। ना रावण क्यों कहा? ना कहते ना रावण मौका, आज वो राम लेकर आए हैं अगर, तो कमरू भाई राम भक्त अगर राम लेकर आए हैं तो रावण का बहाना था। इस रावण क्यों कहा? नहीं आता ना राम रावण का मुद्दा। खड़गे जी ने कहा, खड़गे जी बीजेपी के नेता हैं क्या? नहीं राम रावण का क्यों
अरे आप वहां पे आप राम भक्त हो, हम यहाँ पे दुर्गा भक्त है, कोई और किसी और का भक्त है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? रावण सब तो भक्त तो मानते हैं कोई नहीं है ना, भगवान को। आप रावण भक्त तो नहीं कौन है ना, ऐसा क्यों रावण हिंदुस्तानी के है? 100 सिर? नहीं, रावण क्यों नहीं, एंट्री आपके रावण लिए की नहीं क्यों है, कराई? साउथ इंडिया में चले जाओ, रावण को भी पूछते हैं। सर, रावण नहीं, की एंट्री भी- क्यों कराई? रावण को भी तो पूछते हैं। वही सेम चीज तो जो है रेणुका चौधरी का खिलाफ मोदी जी पार्लियामेंट में बोले, रावण का बहन, तो ये गाली उन्होंने नहीं था उस बोला, वक्त। गलत नहीं ये बोला, तो गाली किसी को नहीं लगा नहीं था बोला, उस वक्त। नहीं बोला, नहीं, नहीं क्यों बोला। नहीं बोले वो? नहीं, उन्होंने क्यों नहीं बोला बोले? रावण की रावण बहन का नहीं बोला, बोले वो। सूर्पनखा नहीं बोला उन्होंने। वीडियो चेक करिए, अभी सुनाऊंगा। 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड भी आप बोल फिर दीजिए, पहले- नहीं बोले। पहले- फिर नहीं, अब 50 दूसरे करोड़ का गर्लफ्रेंड पहले वाला को वापस लीजिए, नहीं बोला उन्होंने। में आकर दीदी और फेक दीदी न्यूज नहीं बोले, नहीं catcalling बोला, नहीं की है। मैं वीडियो सुना दूंगा। उन्होंने सूर्पनखा नहीं बोला, नहीं। रावण की बहन नहीं बोला। अरे सर, आप वीडियो सुना दोगे, मैं आपको सारा न्यूज कटिंग्स आपका भिजवा देता हूँ आपका व्हाट्सएप में। अच्छा, दिखाइए, पढ़ चलिए, लेना मैं आपको सर। टाइम देता हूं, मैं शाम को दिखाइए जो आप मेरे व्हाट्सएप को। में मैसेज आता है, प्रधानमंत्री ने रावण की बहन का दिखा मैं दीजिए दिखा अगर दूंगा कहा हो सर। सर। आप क्या बात कर रहे हो? सर झूठ मत बोलिए ना, कम से क्यों? कम। कल का न्यूज हेडलाइंस में तो सारा चैनल में इंडिया INC इंडिया का अपने ट्वीट देख लो, उसमें भी दिया हुआ है। अरे सर, आप वहां क्या से बात फीड कर रहे लेंगे हो तो आप? क्या आएगी? पार्टी की पार्लियामेंट में फीड थोड़ी बैठकर ना, जो बताइए गाली ना मेरे को। गलौज का बात, अच्छा ये बात क्या बताया नहीं है प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में। बोला? अच्छा, अमन भाई आप ये बताओ, पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री क्या ये गलत। बात नहीं बोले कि मनमोहन सिंह जी रेनकोट लेकर छाता लेकर जो है कि नहाते हैं? कमरू ये बात चौधरी क्या पहले अस्वीकार पहले करते हो स्टेटमेंट आप? पर रहिए और वो एक वापस लीजिए। प्रधानमंत्री झूठ का मत बोलिए खिलाफ- नेशनल टीवी पर बैठकर। उन्होंने रावण की बहन नहीं कहा, नहीं बोला मैं झूठ नहीं उसने बोलता हूं। उन्होंने हंसी का जिक्र किया मैं था। नहीं झूठ उन्होंने बोलता हूं, आप आपके अपना मन में रिसर्च चोर टीम कहां को से बोल आपको दो, सूर्पनखा बैक याद ऑफिस आई? में सर्च सर, कर लेगा। आपको क्यों रावण की बहन याद आई? क्यों? किसने बोला? तो आपने खुद जोड़ दिया। किसने दिक्कत बोला? ये तो है, फिर जिस तरह सर रावण के 100 सर क्यों? नहीं होते ना, आप बताओ जिस मेरे तरह को। रावण के 100 सर नहीं होते, मुहर्रम नहीं, पर 100 कोई सर का नाचता नहीं बात है। नहीं आ रहा है यहाँ पे। अगर उसी अगर तरह यहाँ सर, पे रावण की बहन अगर की इससे अधीर तुलना रंजन नहीं की चौधरी में राष्ट्रपति का जगह राष्ट्रपत्नी बोल दिया तो इसको एक इशू बन जाता है भाजपा वालों के लिए। जबकि अगला ने स्वीकार किया कि मैं हिंदी भाषी नहीं हूँ, मैं बंगाली भाषी हूँ, और अच्छा, इशू उसमें नहीं से है वो। राष्ट्रपति का ये जगह तो में हैरान राष्ट्रपति करने वाला निकल गया। स्टेटमेंट है। मुझे खेद है। आपको हैरानगी नहीं है? इशू नहीं है? उनको राष्ट्रपति कहा गया, गलत नहीं था? ये ऑफिशियल स्टैंड है अभी आपका सर। आप क्या बोल रहे हैं, आपको पता है? उन्होंने अगला ट्वीट में उन्होंने माफी स्पष्टीकरण दे दिया। तो आप कह रहे हैं आज आप हिंदू में यानी कि गलत कहा था तभी तो माफी मांगी। यहाँ पे कितना गलत भाषा कहा है, तभी यहाँ तो माफी पे मांगी। कम से कम अजय आलोक, 5,000 फिर हर्षवर्धन से त्रिपाठी ऊपर और अमित जमा languages आ रहा हैं हूं। यहाँ एक मिनट रुक जाइए सर, हो गया ना। मैं कह रहा हूं कमरू चौधरी, आपकी सारी बातें बिल्कुल सही कही आपने कि मुद्दा विकास होना चाहिए। आप सवाल उठाइए, नोटबंदी से लेकर सारे सवाल उठाइए ना, अर्थव्यवस्था को लेकर। रावण की एंट्री कांग्रेस ने कराई है इस बार सर। खड़गे जी ने रावण बोला, ना बोलते तो नहीं आता ना राम रावण। आप तो आप सर इतनी लूज बॉल देंगे तो सिक्सर तो मारेगी ना बीजेपी। मत कराओ प्लीज सर, इतनी लूज बॉल देंगे तो बीजेपी सिक्सर तो मारेगी ना। अजय आलोक, और मैं जो है कि आपका पूजा करूं, मेरा सामने में बोलेंगे तो मैं बिलो द बेल्ट दूंगा ट्रीटमेंट। हाँ सर, लीजिए ये ना तो वो शिकुर मनाइए कि हमारा इसीलिए। नेता है वहां पे। बिल्कुल सही कमरू तो जी, बिल्कुल खड़गे सही जी आप है। कह रहे हैं। अगर मैं होता तो बिलो द बेल्ट ट्रीटमेंट देता मैं। हाँ सर, अब पता नहीं कहां कौन सी ट्रीटमेंट, ये सब पता नहीं सर, नहीं बोलना चाहिए नेशनल टेलीविजन पर। अब ये गुजरात की जनता दिखाएगी ना औकात। मैं वही कह रहा हूं, अगर ऐसी कोई होगी गंदी नहीं, बात आप तो गुजरात देखिए, की जनता दिखाएगी चुनाव क्या औकात। वजह से आपको कांग्रेस अपना आदर्श आपको को गुजरात में छोड़ेगी भी नहीं। देखा जा रहा है सर, कांग्रेस अपना जो आप आदर्श इस नहीं वक्त भी छोड़ेगी। कोई गंदी चुनावी बात जो भी अगर कर रहे हैं ना नतीजा है, सर, हम चाहे कभी भी गालियों वाली compromise गंदी नहीं बात करेंगे अपना या आदर्श को कोई भी लेकर। ऐसी गंदी बात, गुजरात की नहीं, जनता नहीं, दिखाएगी रावण आपके लिए औकात। गाली हो सकता है। रावण सर। एक उदाहरण था। हाँ एक सर, हाँ, उदाहरण को बिल्कुल। लेकर अजय इतना आलोक, बड़ा आप माहौल बनाकर लोगों का जज्बात से खेल रहे हो। अजय आलोक, इलेक्शन का दिन में लोगों का जज्बात, ठीक। लोगों का भावना के साथ में कि देखो मेरा मोदी जी को गाली दे दिया। अरे कौन सा गाली दिया, कौन दिया, क्यों दिया, ठीक। कौन सा गाली आ गया? यहाँ पे इस तरह से बहकाओ मत लोगों को, भावना और जज्बात से मत खेलो लोगों का। गुजरात की मोरबी जनता का इतनी नासमझ 140 नहीं है, आदमी का बहकावे में मौत आ हो गया। जाएगी। प्रधानमंत्री गुजरात की मोदी जनता तो बहुत- एक शब्द नहीं बोल सर, पा रहे। गुजरात की जनता बहुत समझदार है, 27 साल से एक ही पार्टी है, उन्हें पता है किसको वोट देना। वो इतने नासमझ नहीं है कि आपके बहकावे मेरे बहकावे में आ जाएगी। तभी तो वो आज समझ 27 रही है। साल वो समझ रही है। साल अजय बाद आलोक, राम अब का आप बोलेंगे, नाम फिर लेना मैं पड़ रहा है। हर्षवर्धन त्रिपाठी राम के और लिए अमित वोट जमाई आपके मांगना पास पड़ रहा है आऊंगा। उनको। पहले अजय आलोक, आपका कमेंट, रोड शो 60% मतदान और तीसरा ये गाली वाला संबोधन, तीनों पर आपका कमेंट सर। अजय आलोक, 60% मतदान, रोड शो और ये तीसरा गाली वाला जो पीएम ने कहा है कि राम भक्तों का गुजरात दिखाएगा औकात। अजय आलोक, देखिए अमन जी, गुजरात की जनता का क्या समर्पण है, क्या प्यार है, क्या भरोसा है मोदी जी के लिए, ये आज रोड शो में दिख रहा है और पहले भी दिखते रहा है, 2002 से दिखते रहा है।
वो मोदी जी में भरोसा करती है। और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, ये आम जनता भी है जो उनको देखने के लिए 3-3 घंटे तक खड़ी है रोड पे। वो एक तुलसीदास जी की कहावत है ना, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी तो होनी नहीं, होनी है सो होए। तो उनको पता है कि जब तक मोदी जी हैं, जब तक हैं, तब तक गुजरात की जनता उन पर भरोसा करती रहेगी। ये फ्रस्ट्रेशन दिखता है। मैंने परसों भी कहा था कि बिल्कुल कुंठा से डूबा हुआ यह बयान है कि अरे मोदी जी क्या तरीका है, कॉरपोरेशन के भी चुनाव में दिख जाते हो, एमएलए के भी चुनाव में दिख जाते हो, पार्लियामेंट में भी दिख जाते हो, चलो प्रधानमंत्री बनना है। कितना हराओगे? तो क्यों नहीं दिखेंगे? जब प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और कोई ईगो नहीं है, हर चुनाव को जी जान से लड़ते हैं, किलिंग इंस्टिंक्ट से लड़ते हैं, अपने विरोधियों को हराने के लिए लड़ते हैं, तो दिखेंगे क्यों नहीं? लीडर हैं, फ्रंट से लीड करते हैं। किसी ने मना किया है कांग्रेस पार्टी को या बाकी पार्टियों को कि आप चुनाव में लीड मत कीजिए? खड़गे जी बेचारे पहुंच गए गुजरात में, उनको कोई पूछ नहीं रहा है, तो खड़ाओं की तरह खड़क के पहुंच गए वहां पर। जिसको पहुंचना चाहिए वो यात्रा निकाल रहा है। मैच कहीं और खेला जा रहा है, प्लेयर कहीं और है, तो इसमें मोदी जी की क्या गलती है? अब इस कुंठा में उनको महारावण तक की एक नई शब्दावली की उपाधि दे दी, 100 सिर वाला रावण। तो अच्छा, जब 100 सिर वाला रावण है तो गुजरात की जनता तय करेगी उसको राम में विश्वास है या रावण में विश्वास है। 27 साल से तो राम में ही विश्वास करते आ रही है, इसलिए मैंने वो कहावत सुनाई कि निर्भय होके सोए। आराम से 2002 से जब से मोदी जी आए हैं, गुजरात की जनता निर्भीक होकर सो रही है। ना कोई दंगा, ना कोई लॉ एंड ऑर्डर, प्रोग्रेस, प्रगति, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ते हुए। और किसी राज्य को क्या चाहिए? तो ये कुंठा में ये सब बयान देने से नुकसान अपना होता है। और ये गुजरात की अस्मिता की बात नहीं है, ये भारत की अस्मिता की बात है। वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। नेहरू जी को भी अफसोस होना चाहिए कि एक प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बातें बोली गई, क्योंकि वो कांग्रेस के नेता होने के पहले भारत के नागरिक हैं। ये शब्द भारत के प्रधानमंत्री के लिए बोले गए हैं, किसी और के लिए नहीं बोले गए। इसीलिए शब्दों का चयन, राजनीति शब्दों से ही चलती है। एक शब्द इधर से उधर हुआ, कहानी खत्म। मौत को सौदागर से भी अगर नहीं सीखे तो उम्मीद है रावण से कभी नहीं सीखिएगा। तो सिखाना क्यों है भाई? बीजेपी क्यों सिखाएगी? आप क्यों सिखा रहे हैं? अच्छा चल रहा है आप लोगों के लिए, आप क्यों सिखा रहे हैं? आपको सिखाने की जरूरत ही क्या है? बहरहाल हर्षवर्धन त्रिपाठी, फिर अमीक जमे मैं आपके पास आऊंगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी, अब हो ये गया, या बीजेपी बनाने की कोशिश करिए त्रिपाठी जी, अब हो गया कि कहीं ना कहीं गुजरात का चुनाव गुजरात की अस्मिता का सवाल बन गया। अब ये गुजरात के सम्मान का सवाल बन गया, मुझे लग रहा है। जिस तरह से अब चुनाव को टर्न कांग्रेस ने दिया और बीजेपी ने मतलब उस लूज बॉल पर सिक्सर मारा ना, कि अब देगी गुजरात की जनता जवाब। अब गुजरात की और गुजराती अस्मिता का सवाल बना दिया बीजेपी ने। देखिए अमन जी, मुझे लगता है कि किसी भी राज्य में वहां के चुनाव अगर उस राज्य की अस्मिता का मुद्दा बने तो ये तो अच्छा है। भारत का चुनाव हो और भारत की अस्मिता का मुद्दा बने तो अच्छा है, लेकिन ये अच्छा नहीं है कि किसी एक पार्टी पर बार बार किसी एक राज्य के लिए कुछ खराब कहने के लिए जाना जाए, अपमानजनक कहने के लिए जाना जाए। और नरेंद्र मोदी, आप जो कांग्रेस के विधायक, शायद उनका नाम इमरान शेख या क्या नाम था, मैं भूल गया हूं, उन्होंने जो बात कही वो सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो ठीक है, हम कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, लेकिन वो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। अब अगर एक ऐसा व्यक्ति किसी राज्य से निकल कर आता है तो उस राज्य में कम से कम उस पर कोई ऐसी टिप्पणी करने से बचना चाहिए। लेकिन यहां तो मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के नेता के तौर पर बैठे वो कह रहे हैं कि बिलो द बेल्ट हम होते तो और मारते। अब और क्या बिलो द बेल्ट मारने की इच्छा है? और वो भी गुजरात चुनाव के बीच में अलग अलग संदर्भों में अलग अलग तरीके से आप नरेंद्र मोदी को अपमानित करने की कोशिश करते हैं, उसका परिणाम भी आपको मिलता है। उसके बावजूद आप ये करना चाहते हैं, तो ये तो मेरे लिए रहस्य है। और यहां इस बात, अगर ध्यान से इस बार थोड़ा सा देखिए, तो पहले तो वो कहे कि हम भैया हम चुनाव लड़ेंगे नहीं, हम तपस्वियों की पार्टी है, संत हमारा नेता है, वो भारत जोड़ो यात्रा पे निकला हुआ, क्या चुनाव ना लड़ना, कोई जीतेगा हारेगा, एक राज्य पाके हम क्या पा जाएंगे। तो चलो ये भी ठीक था। और उसके बाद जब उनके नेता वहां गए तो सीधे निकाल लिया, कहा कि भाई ये तो रावण है, 100 सिर वाला रावण है ये तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सा ये समझना होगा कि वो सचमुच राजनीति करना चाहते हैं या उनको लग रहा है कि राजनीति तो कोई और कर रहा है, जिस दिन वो करना बंद करेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। क्या इस हताश निराश भाव में आ गए? मुझे तो दूसरा वाला ही सही लगता है। अमीक जमाई, सवाल ये अमीक आपसे,
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आप, कई चुनाव, आप भी सीजन पॉलिटिशियन है सर, आपने भी कई चुनाव देखे हैं। अब क्या मोदी को गाली देकर या बिलो द बेल्ट शब्द का इस्तेमाल किया अभी कमरू चौधरी ने, कांग्रेस के लीडर, आप समझाइए क्या मोदी को गाली या मोदी को बिलो द बेल्ट या इस तरह से अटैक करके क्या ये सेटबैक नहीं होता, या चुनाव जीता जा सकता है क्या? अमन, मैं अगर सही से कहूं, ये बहुत ही शर्म की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम सब लोगों की विचारधारा के स्तर पर बहुत ही खतरनाक बातचीत हो सकती है, टकराव हो सकता है, लेकिन हमेशा से मेरा ये मानना है कि पक्ष हो या विपक्ष हो, हमें एक दूसरे के जो शब्द हैं, उसका जो चयन है, जो संदर्भ है, वो हमेशा ऐसा रखना चाहिए कि जब हमारी मुलाकातें दोबारा आमने सामने हो तो निगाहों में एक ताकत हो, निगाहों से निगाहें मिलाने की। लेकिन हम कहीं ना कहीं टोटली, हम पॉलिटिकल क्लास के लोग, पक्ष हो या विपक्ष हो या नरेंद्र मोदी जी हो, हम सब लोग इसको फेल कर रहे हैं। अमन जी, आप चर्चा कर रहे हैं, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। रावण की जो बात कही गई, मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे किसी भी नेता को, जिम्मेदार नेता को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या ये बात इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछी जानी चाहिए कि जब पिछला गुजरात का चुनाव हुआ तो उन्होंने कहा कि गुजरात के लोगों, मियां अहमद पटेल से होशियार रहना, पाकिस्तान इनको मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। ये भाषा है प्रधानमंत्री की या एक मुख्यमंत्री की या एक कैबिनेट मिनिस्टर की? तो हमारा ये कहना है कि गुजरात में जिन बातों पे चुनाव हो रहा है, मोरबी के अभी हादसे में कितने निर्दोष मारे गए, जांच सामने नहीं आई। उसके जो कातिल हैं, इंजीनियर हैं, कौन ठेकेदार था, किसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था, इनको तो सूली पे चढ़ा देना चाहिए था, मोरबी के जिम्मेदारों को, लेकिन उस पर बात नहीं हुई। कपास का जो खेतीहर किसान है, आमन भाई, मेरा बहुत गुजरात में आना जाना है, कपास वहां का प्रमुख खेतियों में से है। उसके किसान का जो वादा था प्रधानमंत्री जी ने जो किया था, एमएसपी देने का, उनकी फसलों के दाम बढ़ाने का, आज तक कुछ नहीं हुआ। पंजाब हमारा इस देश में बदनाम था कि वहां पर शराबियों, नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है, लेकिन आप जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री के जो दोस्त हैं, अदानी साहब, उनके जितने पोर्ट्स हैं, 50,000 करोड़ तो मेरी नॉलेज में है, हीरोइन, चरस, गांजा वाया पाकिस्तान आ रहे हैं। ये हमारे हर्षवर्धन भाई के लिए मैं दुआ करूंगा, किसी सरकारी पैनल में ये वकील हो जाएं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। इनको ये बताना चाहिए, बिल्किस क्या इस देश की नागरिक है? क्या उसको इस देश में जीने का हक है? एक कन्विक्टेड रेपिस्ट, ऐसी क्या मजबूरी थी श्री अमित शाह जी की, नरेंद्र मोदी की, भारतीय जनता पार्टी की, इन रेपिस्टों के को माला देके उनको वेलकम कराया गया? गृह मंत्रालय ने उसमें इंटरवीन किया। अमन भाई, बिल्किस हो सकता है कि मेरी आपकी बहन होती, क्या तब भी हम लोग कहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रवाद जिंदाबाद? राष्ट्र झुक जाता है, झंडा झुक जाता है। एक रेपिस्ट, बेटी के कातिल रेपिस्टों का इस देश के अंदर सम्मान हो रहा है, वो बीजेपी कर रही है। देश का गृह मंत्री चिट्ठी लिख रहा है। ये वहां के मुद्दे थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि चुनाव में मुद्दे चर्चा में नहीं आते। ये मुद्दों पे बात नहीं हो रही। अमित, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये सवाल ये कि कांग्रेस क्यों नहीं चाहती असम मुद्दों पर चुनाव हो? कांग्रेस क्यों रावण की एंट्री कराती है? इस बार तो बीजेपी ने नहीं कराई ना सर। इस बार तो अगर रावण की एंट्री हुई है तो मैं दोष देता, बिल्कुल सही बात है। इस बार तो कांग्रेस ने कराई, तो कांग्रेस क्यों नहीं चाहती असम मुद्दों पर चुनाव हो? अमित भाई, मैं आऊंगा, मेरी ब्रेक की मजबूरी है, आप समझेंगे। मैं छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, तुरंत हाजिर हूं, बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, शुरू करूंगा, मेरी ब्रेक की मजबूरी है, छोटा सा ब्रेक। आज से औपचारिक रूप से भारत के G20 की अध्यक्षता की शुरुआत। देश की 100 इमारतों को किया जाएगा रोशन। एक साल में 50 से ज्यादा जगहों पर 200 बैठकों की अध्यक्षता करेगा भारत। देश में पहली बार आज से डिजिटल करेंसी की शुरुआत। 4 शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आरबीआई करेगा लॉन्च। राजस्थान में आज से गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा शुरू। थोड़ी देर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर से 51 जन आक्रोश रथों को रवाना करेंगे। यूपी के शहरी विकास मंत्री एके शर्मा ने लखनऊ में 75 घंटे के स्वच्छता अभियान का उद्घाटन किया और ये कहा कि स्वच्छता का स्तर बढ़ाने के लिए सफाई पर विशेष ध्यान देना बहुत जरूरी।
दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। 23 दिसंबर तक किया जा सकता है रजिस्ट्रेशन। 20 जनवरी को जारी होगी एडमिशन की पहली लिस्ट। बिहार के मुजफ्फरपुर में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की सभा में हंगामा। रोजगार की मांग पर सीटेट और बीटेट पास अभ्यर्थियों के जमकर नारेबाजी सामने आई। चीन में सख्ती के बावजूद लोगों का उग्र प्रदर्शन जारी है। ग्वांगझू में पुलिस पर कांच की बोतलें फेंकी गई। शी जिनपिंग के विरोध में लगे नारे। यूक्रेन में चेचन आर्मी का बड़ा सैन्य अभियान। जापोरिजिया में चला बड़ा तलाशी अभियान। रमजान कादिरोव ने जारी किया वीडियो। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला। रूस के सैनिकों ने यूक्रेन के सशस्त्र बलों के तोपखाने पर हमला किया। भारी मात्रा में बारूद और असलाहा तबाह हुआ। अफगानिस्तान के एबक में मदरसे में हुआ जबरदस्त बम धमाका। हादसे में 23 छात्रों की मौत हुई, 30 लोग घायल। वर्ल्ड कप फुटबॉल में अपनी ही टीम की हार के बाद ईरान में जश्न दिखाई दिया। सड़कों पर उतरे सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी। पुलिस फायरिंग में जश्न मनाते युवक की मौत हुई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आपको दिखाते हैं धमाकेदार 50। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी अफ्ताब का नार्को टेस्ट खत्म हो चुका है। फिलहाल डॉक्टर्स की निगरानी में आरोपी सूत्रों के मुताबिक नार्को के दौरान एक मजिस्ट्रेट भी मौजूद थे। गाजियाबाद की हाउसिंग सोसाइटी की लिफ्ट में 24 मिनट तक फंसे रहे 3 बच्चे। परिजनों की शिकायत पर हाउसिंग के खिलाफ केस दर्ज। बिहार की गया में एक दवाई की दुकानदार पर धारदार हथियार से हमला किया गया। घटना का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस छानबीन में जुटी है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक महिला ने अपने पति की सड़क पर ही जमकर पिटाई कर दी। पति पर अपनी प्रेमिका के साथ घूमने का आरोप लगाया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के हरदोई में चोरी के शक में एक आदमी की खंभे से बांधकर पिटाई की गई। कार सवार लोगों पर फसल चोरी का आरोप है। आरोपी को पुलिस के हवाले किया गया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक घर के बाहर बम मिलने से मचा हड़कंप। खबर मिलते ही बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और दोनों बम को डिफ्यूज किया गया। यूपी के गाजीपुर में एक शादी समारोह के दौरान कुछ लड़के तमंचा लहराते हुए नजर आए। तमंचा लहराते डांस का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने इस मामले में एक लड़के को गिरफ्तार किया। बिहार के बेगूसराय में एक शादी समारोह में 2 लड़के सरेआम हथियार लहराते हुए दिखाई दिए। हथियार लेकर डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिहार के मुंगेर में पुलिस ने 2 अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी में 2 पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस जब्त किए गए। मौके से एक आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में नगर निगम की जमीन से हटाया गया अवैध अतिक्रमण। पिछले काफी दिनों से जमीन पर किया गया था कब्जा। जमीन की कीमत करीब 10 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में रेस्टोरेंट और होटल पर पुलिस का छापेमार कार्रवाई दिखाई दी है। 20 से ज्यादा शराबियों को शराब के साथ पकड़ा गया। आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। गुजरात के नवसारी में बीजेपी उम्मीदवार पीयूष पटेल पर हमला हुआ है। उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ भी की गई। कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थकों पर हमले का आरोप है। मुंबई के खार पुलिस स्टेशन इलाके में एक विदेशी महिला के साथ छेड़छाड़ की वारदात सामने आई है। पूरा मामला कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के पीलीभीत में फांसी के फंदे से लटका मिला लड़की और लड़के का शव। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले चुकी है। पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के फतेहपुर में नेशनल हाईवे को जाम कर प्रदर्शन करने वालों पर पुलिस का बड़ा एक्शन दिखाई दिया। 173 उपद्रवियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बेकाबू ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को कुचला। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हुई। नाराज परिवार वालों ने पुलिस वालों के साथ की धक्का मुक्की। गुजरात में दूसरे चरण के लिए प्रचार के लिए अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो। 50 किलोमीटर लंबे रोड शो के दौरान पीएम ने काफिला रुकवाकर एम्बुलेंस को दिया रास्ता। गुजरात में पहले चरण के लिए 5 बजे तक करीब 57% मतदान। 19 जिलों की 79 सीटों के लिए डाले गए वोट। वालों ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को कराया शांत। बिहार के सुपौल में बस और कार में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 8 लोग जख्मी हुए। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महाराष्ट्र के धुले और 40 गांव हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ। एक यात्री बस बेकाबू होकर पलटी। हादसे में बस सवार 15 लोग घायल हुए। 4 की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने सड़क किनारे खड़े लोगों को कुचला। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। मौके से बस का ड्राइवर फरार। उत्तराखंड के चमोली में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। पहाड़ों में लगातार तापमान में गिरावट की वजह से ऋषि गंगा नदी का पानी जमा हो चुका है। यूपी में बहराइच के
ततरानिया घाट से निकली बाघिन से ग्रामीणों में दहशत, सूचना के बाद भी वन विभाग नहीं की कोई कार्रवाई, लोगों में गुस्सा। गुजरात में आज पहले चरण के लिए 19 जिलों की 89 सीटों पर मतदान जारी है। कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर, लोगों में मतदान को लेकर उत्साह। गुजरात के राजकोट में बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने डाला वोट, राजकोट की चारों सीटों को जीतने का दावा किया। गुजरात सरकार में वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने परिवार के साथ वोट डाला, बोले जनता गुजरात के विकास मॉडल पर कर रही है वोट। गुजरात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने डाला वोट, बोले चुनाव में कई रिकॉर्ड बनाएगी बीजेपी, बड़ी बहुमत के साथ फिर बनाएगी सरकार। गुजरात के अमरेली में कांग्रेस नेता परेश धनानी समर्थकों संग साइकिल पर सिलेंडर रखकर मतदान केंद्र पहुंचे, बोले जनता महंगाई से परेशान है। गुजरात के मोरबी में बीजेपी उम्मीदवार कांतिलाल अमृतिया ने डाला वोट, बोले मोरबी के विकास के लिए हमने किया काम, जनता का मिलेगा पूरा समर्थन। गुजरात के राजकोट में क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी और बीजेपी प्रत्याशी रिवाबा जडेजा ने डाला वोट, बोली जामनगर की जनता पर पूरा भरोसा, विकास के लिए करेंगे काम। गुजरात के जामनगर दक्षिण से बीजेपी उम्मीदवार दिव्येश अकबरी ने परिवार संग डाला वोट, बीजेपी की जीत का दावा किया। आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार ईसुदान गढ़वी का बड़ा दावा, राज्य में बहुमत से बनेगी आम आदमी पार्टी की सरकार, कहा नायक फिल्म के रियल नायक की तरह काम करूंगा। गुजरात के भावनगर में पहले चरण की वोटिंग जारी है, जिसर गांव में शादी से पहले दूल्हे ने की वोटिंग। गुजरात में दूसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार तेज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर के कलोल में एक जनसभा को संबोधित किया। गुजरात के अहमदाबाद में पीएम मोदी का मेगा रोड शो होगा। प्रधानमंत्री का रोड शो 50 किलोमीटर का होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में रोड शो किया, जिसमें भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक नजर आए। गुजरात के मेहसाणा के विजापुर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने रोड शो किया। सीएम गर्मजोशी के साथ लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी का जहां झुग्गी वहां मकान का नारा, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि दिल्ली में जल्द ही आएगी आवास की और योजनाएं। आज से औपचारिक रूप से भारत के G20 की अध्यक्षता की शुरुआत, देश की 100 इमारतों को किया जाएगा रोशन। एक साल में 50 से ज्यादा जगहों पर 200 बैठकों की अध्यक्षता करेगा भारत। देश में पहली बार आज से डिजिटल करेंसी की शुरुआत, 4 शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आरबीआई करेगा लॉन्च। राजस्थान में आज से गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा शुरू। थोड़ी देर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर से 51 जन आक्रोश रथों को रवाना करेंगे। यूपी के शहरी विकास मंत्री एके शर्मा ने लखनऊ में 75 घंटे के स्वच्छता अभियान का उद्घाटन किया और ये कहा कि स्वच्छता का स्तर बढ़ाने के लिए सफाई पर विशेष ध्यान देना बहुत जरूरी। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। 23 दिसंबर तक किया जा सकता है रजिस्ट्रेशन। 20 जनवरी को जारी होगी एडमिशन की पहली लिस्ट। बिहार के मुजफ्फरपुर में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की सभा में हंगामा, रोजगार की मांग पर सीटेट और बीटेट पास अभ्यर्थियों के जमकर नारेबाजी सामने आई। चीन में सख्ती के बावजूद लोगों का उग्र प्रदर्शन जारी है। ग्वांगझू में पुलिस पर कांच की बोतलें फेंकी गई, शी जिनपिंग के विरोध में लगे नारे। यूक्रेन में चेचन आर्मी का बड़ा सैन्य अभियान, जापोरिजिया में चला बड़ा तलाशी अभियान, रमजान कादिरोव ने जारी किया वीडियो। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, रूस के सैनिकों ने यूक्रेन के सशस्त्र बलों के तोपखाने पर हमला किया, भारी मात्रा में बारूद और असलाहा तबाह हुआ। अफगानिस्तान के एबक में मदरसे में हुआ जबरदस्त बम धमाका, हादसे में 23 छात्रों की मौत हुई, 30 लोग घायल। वर्ल्ड कप फुटबॉल में अपनी ही टीम की हार के बाद ईरान में जश्न दिखाई दिया, सड़कों पर उतरे सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी, पुलिस फायरिंग में जश्न मनाते युवक की मौत हुई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आपको दिखाते हैं धमाकेदार 50। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी अफ्ताब का नार्को टेस्ट खत्म हो चुका है। फिलहाल डॉक्टर्स की निगरानी में आरोपी सूत्रों के मुताबिक नार्को के दौरान एक मजिस्ट्रेट भी मौजूद थे। जी हाँ, राम भक्तों का गुजरात किसे दिखाएगा औकात। इस वक्त आपको बता दें रात के 8:30 बज चुके हैं। प्रधानमंत्री का रोड शो लाइव चल रहा है इस समय भी। प्रधानमंत्री का रोड शो इस वक्त भी चल रहा है और अभी भी चलना है इसको, ये पौना 1 घंटा के आसपास अभी और चलेगा। ये बताया जा रहा है कि ये सबसे लंबा अब तक का रोड शो है
50 से ज्यादा किलोमीटर का ये रोड शो, 13 से 14 विधानसभाओं को ये कवर कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहले चरण का आज मतदान पूरा हो चुका है, 60% के आसपास वोट पड़ा है। उसका क्या मतलब है? और जो आज प्रधानमंत्री की तरफ से जवाब दिया गया, जो रावण कहा गया था खड़गे साहब की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उसका भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राम भक्तों का गुजरात है, जो पार्टी राम के अस्तित्व को नकारती है, राम मंदिर के रास्ते में रोड़ा अटकाती है, वो मुझे रावण बता रही है। उसी को लेकर हम डिबेट कर रहे हैं। आलोक मेरे साथ हैं, गुरु प्रकाश जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, मेरे साथ अमीक जमई है समाजवादी पार्टी से, कमरू चौधरी कांग्रेस पार्टी से, और हर्षवर्धन त्रिपाठी सीनियर जर्नलिस्ट है। बोलिए अमीक भाई, आप कंप्लीट कर लीजिए, मैंने आपको ब्रेक से पहले टोक दिया था, कंप्लीट कर लीजिए, आप बोल लीजिए आप। फिर हर्षवर्धन जी आपका। मैं ये कह रहा था कि जो गुजरात में जो मुख्य चर्चा होनी चाहिए मुद्दों की, तो अगर गुजरात का आप पूरा स्टेट ओन एमएसएमई देखो, मीडियम स्केल जो इंडस्ट्री है, नरेंद्र मोदी के रिजीम ने पूरे गुजरात को बर्बाद कर दिया। जो हमारा स्टेट ओन इंडस्ट्री था, चाइना का टोटल कंट्रोल है वहां के बाजार पे। तो जो आरएसएस स्वदेशी का नारा लगाती है, जो आरएसएस की हमारी स्टेट ओन इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, वो सब बर्बाद हो गई गुजरात के अंदर। सवाल ये है कि चुनाव में इसका चर्चा क्यों नहीं? अमीक भाई एक चीज अमीक भाई, तो ये जो वोट देने आ रहे हैं दूसरे ग्रह से आ रहे हैं क्या? ये 27 साल से नहीं, देखिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अब आपने, जैसे आपने हेडिंग बनाया राम भक्तों का गुजरात, ये बात जिसने भी बोली है, सवाल ये है कि जो विपक्ष है क्या वो राम भक्त नहीं है? आप एक ऐसा लाइन खींचते हैं कि जो विरोधी हैं वो राम विरोधी हैं। भगवान राम तो पूरे देश के हैं, एक कण में है। मैं उस पर आ रहा था, राम रावण पर, तो प्रधानमंत्री मैं राम रावण पर आ रहा था। वैसे तो राम भक्तों का गुजरात अगर है तो गुजरात तो सबका है, तो सारे राम भक्त हुए ना, इसमें कहां डिवाइड हुआ? एक बात बताइए, अगर राम भक्तों का गुजरात तो आपका गुजरात है ना, गुजरात से प्रॉब्लम थोड़ी ना यहाँ पर किसी को। दिल्ली में गुजरात या गुजरातियों से तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैं गलत नहीं हूं। मेरा एक सवाल था आपसे अमीक भाई, मेरा एक सवाल अमीक भाई एक सवाल अमीक भाई आप ही के पास आ रहा हूं। आपने बोला बुरा हाल है, एमएसएमई का बुरा हाल है, इसका बुरा हाल, उसका बुरा हाल। तो मैंने पूछा 27 साल से जो वोट देने आ रहे हैं, जो मोदी जी को या बीजेपी को जिता रहे हैं, ये कोई दूसरे ग्रह से तो नहीं आ रहे ना सर? ये क्यों जिताए जा रहे हैं फिर ऐसे आदमी को जिसने बर्बाद कर दिया गुजरात को? मैं आपसे कह रहा हूं कि 2017 में 7.5% के गैप से नरेंद्र मोदी की सरकार बची है। 7.5% का गैप कुछ नहीं होता किसी चुनाव में, और वो तब बची जब पूरे गुजरात का सांप्रदायिकरण चुनाव का कमान की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी ने ली। बोला मियां अहमद पटेल, हम विपक्ष में हैं, हम कांग्रेस की चीजों से सहमत नहीं हैं, पाकिस्तान इनको मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। आप इसको अप्रिशिएट करते हैं? यस या नो बताइए पहले अमन भाई। ये चीज अच्छी है कि आप इसी से खुश रहे कि 7.5% के मार्जिन से बन गई, उसी में खुश रहिए आप लोग। यही दुखद है सर। हराने के लिए आते हैं या फिर कहते हैं कि इसी में संतुष्ट हैं हम, कि हम हारे हैं लेकिन हम बहुत कम मार्जिन से हारे हैं। 27 साल अमीक जमई, 27 साल, 27 ईयर्स। आप पॉलिटिक्स समझते हैं, आप उसका मतलब समझ रहे हैं? 127, 117, 115, 99, एवरेज 115 है अमन जी। पिछले 27 सालों में परसेंटेज बीजेपी का डाउन हुआ है, और इस बार आप देख लीजिए बीजेपी वहां पे बचने वाली नहीं है। 5 तारीख का वेट करिए, बीजेपी बचने वाली नहीं है। तो कांग्रेस आ रही है, आप कांग्रेस की तरफ से बोल रहे हैं? ये हमें पता है कौन आ रहा है? कांग्रेस में जनता आएगी। आप आम आदमी पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से कौन आ रहा है? फिर पटेल आएंगे, पिछड़ा आएगा, ट्राइबल आएगा। अरे तो सर जीतेगा कौन, कांग्रेस या आप? तर्क संगत बात करिए ना। बीजेपी जा रही है, कौन आ रहा है? ये तो 5 तारीख के बाद तय होगा, लेकिन बीजेपी जा रही है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं। बीजेपी जा रही है, आ कौन रहा है? जा रही है, आ कौन रहा है? गुजरात के पाटीदारों के साथ जो धोखा दिया बीजेपी आरएसएस ने। अरे सर पॉइंट पर आइए ना, आप तो इतना रुकिए ना सर। बीजेपी आरएसएस, बीजेपी जा रही है, चलिए मैंने आपकी बात मान ली, बीजेपी जा रही है। आ कौन रहा है? उसको कांग्रेस आ रही है। राहुल कौन आ रहा है? के जो रेपिस्ट हैं, अब पूरा गुजरात जान गया कि ये बीजेपी तो रेपिस्टों का पार्टी है भैया। गृह मंत्री जो हमारा है, ये रेपिस्टों का यार है। ये क्या बोल रहे हैं आप? इस देश का प्रधानमंत्री जो है, ये एक मिनट अमीक जमई, मैं टोक रहा हूं आपको, शब्द वापस ले लीजिए। अभी जो आपने बोला है रेपिस्टों का यार, किसको कहा है आपने? एक मिनट अमीक, आपने बोला रेपिस्टों का यार है अमित शाह, आपने बोला गृह मंत्री देश का, ये बोला आपने? माफी मांगिए, शब्द वापस ले सकते हैं अब आप, मंच है आपके पास। बीजेपी के गृह मंत्री रेपिस्टों को छोड़ाते हैं। आपने पहले जो शब्द बोले उसके लिए माफी मांगिए। बताओ
पहले जो शब्द बोलिए उसके लिए माफी मांगिए। पहले जो शब्द बोले उसके लिए माफी मांगिए आप। अमीक, आपने बोला रेपिस्टों के यार। गृह मंत्री ने बिल्किस के रेपिस्टों को बचाया। आपने पहले बोला रेपिस्टों को बचाया। अमीक, बीजेपी ने बचाया। अमीक देखिए, अमीक दुश्मन देखिए, है कि अमीक यार है ये अमीक आप एक तय मिनट, करो। अमीक एक मिनट, अमीक एक मिनट हमारा देखिए, तो अमीक एक मिनट। राजनीतिक विरोध अपनी जगह, अभी आपने शुरुआत में बहुत अच्छी बात करी थी, मैं उस बात को मानता हूं। और आप उस तरह के, एक मिनट रुक जाइए, मत बोलिएगा, आप उस तरह के आदमी है नहीं। आपका ऑडियो बंद है, एक मिनट रुक जाइए। आप उस तरह के आदमी है नहीं। आप शालीन और सोच समझ कर बोलने वाले हैं। आपने जो शब्द बोले, मैं आपको मौका दे रहा हूं, अभी मत बोलिए, आपका ऑडियो नहीं है। आपने बोला रेपिस्टों के यार हैं देश के गृह मंत्री। मैं इसका खंडन करता हूं, इसकी भर्त्सना करता हूं। बहुत ही गलत, ओछा और बकवास आपका स्टेटमेंट था। मैं आपको मौका दूंगा अमीक, क्योंकि आप ऐसे आदमी नहीं हैं, मैं आपको जानता हूं। शब्द वापस ले लीजिए। आपने बोला रेपिस्टों के यार हैं देश के गृह मंत्री, शब्द वापस ले लीजिए अमीक, और माफी मांग लीजिए। गृह मंत्रालय ने बिल्किस की जो बेटी है हमारी गुजरात की, उसके रेपिस्टों को छुड़ाने का काम किया। जो चलिए, आपकी मर्जी है सर, आपकी मर्जी है। गृह मंत्रालय ने मत लीजिए आप वापस, आप मत लीजिए वापस, आपकी मर्जी है। लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है वाली पार्टी कह रही है रेपिस्टों के यार। आपने बहुत गलत बोला। पूरा देश जानता है। आप नहीं ले, आप नहीं लेंगे वापस, नहीं लेंगे वापस अमीक। मैं शब्द वापस ले लूंगा। माफी मांगिए और शब्द वापस लीजिए। आप माफी मांगिए और शब्द वापस लीजिए, ये मेरी जिम्मेदारी है। देश के गृह मंत्री के लिए आपने बोला रेपिस्टों का यार। माफी मांगिए, शब्द वापस लीजिए, ये मेरी जिम्मेदारी है। आप माफी मांगिए, शब्द वापस लीजिए। रेपिस्टों को छोड़ने के लिए वो आपका राजनीतिक आरोप है। आपने जो शब्द बोला, पर्सनल अटैक किया देश के गृह मंत्री पर। माफी मांगिए, शब्द वापस लीजिए। रेपिस्टों को छोड़ा। माफी मांगिए, शब्द वापस लीजिए। रेपिस्टों का यार जो आपने बोला, रेपिस्टों का यार बोला आपने अमीक। मैं आखिरी मौका दे रहा हूं अमीक आपको, उसके बाद मुझे आगे बढ़ना होगा। उसके बाद बेटियों, मेरी माँ भारतीय जनता चलिए ठीक है, ओके, नो इशू सर, आपकी मर्जी सर, आपकी पार्टी की लाइन है। आपने रेपिस्टों का यार बोला है। मैं आपको फिर से आखिरी 10 सेकंड दे रहा हूं। शुभचिंतक हूं आपका। माफी मांग लीजिए, शब्द वापस ले लीजिए, दोबारा नहीं दूंगा मौका। लास्ट टाइम। देश के गृह मंत्री बिल्किस के रेपिस्टों के साथ खड़े हैं। उन्होंने छोड़ाया, इसमें गलत क्या है? रेपिस्टों का यार बोला फांसी पे आपने। टांग दीजिए। रेपिस्टों का यार बोला, फांसी पे टांग दीजिए, फांसी पे। रेपिस्टों का यार बोला। देश की बेटी का रेपिस्टों के साथ गृह मंत्रालय खड़ा हुआ। मैं नहीं, अब मौका दूंगा। गुरु प्रकाश, आप जवाब दे दीजिए इसको। मैं बोल रहा हूं, ये से भर्त्सना करने लायक नहीं, बहुत ही ओछा और बकवास बयान आज अमीक से उम्मीद नहीं थी। राजनीतिक आरोप अपनी जगह अमीक, लेकिन आपके शब्द बहुत गलत थे। देश के गृह मंत्री के लिए आपने पर्सनल आरोप लगाकर जो बोला है, वो अब आपके ऊपर जो भी है भैया, मैं बोल रहा हूं ये गलत है, इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। मैं खंडन करता हूं, बहुत ही ओछा बकवास बयान, चैनल नहीं ऑन करता है, और मैं बोल रहा हूं माफी मांगनी चाहिए इनको। गुरु प्रकाश, अब आपकी बारी है, फिर मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी आपके पास आऊंगा। नहीं, अभी अमीक, मैंने आपको 10 बार मौका दिया, आपने नहीं मांगी। आपकी मर्जी है सर, आपकी मर्जी है सर। गुरु प्रकाश, आप बोलिए। अमित जी, अभी हम लोगों ने सुना, और तुच्छता की भी हद होती है। मतलब इस प्रकार से आप में कोई संस्कार नहीं है क्या? आप क्या सीख के आए हैं? समाजवादी पार्टी का अर्थ क्या है? यही गुंडाई, यही संस्कारहीनता। मैं बीच में नहीं बोल रहा था, अमन भाई, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था। अमीक एक करके मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था। घबराइए नहीं, मैं किसी के बीच में माफी मांग लीजिए, घबराने से कुछ नहीं होगा। आप मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था। आप जानते हैं आपसे गलती हुई है, बीच में मत बोलिए। आप जानते हैं आपसे गलती हुई है, बीच में मत बोलिए। वो आपके बीच में नहीं बोले। नौकरी थे भाई। चलिए, वो आपके बीच में। पार्टी एक रेपिस्ट के साथ खड़े होते हैं। मैं बोल सकता हूं क्या अमन जी? ये बदतमीजी कर रहे हैं आप अमीक, ये बदतमीजी कर रहे हैं अब आप गलत कर रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी भी खड़े हुए। मैं बोल सकता हूं क्या अमन जी? अमन जी, मैं बोल सकता हूं अच्छा, क्या? जो अमन जी, मैं बोल सकता हूं क्या? गुरु प्रकाश, आप बोलिए, फिर मैं हर्षवर्धन जी आपके सबके पास मौका दूंगा। ये बहुत जरूरी है, मैं सबको पूरा मौका दूंगा। सबका ऑडियो बंद रहेगा, सब एक एक करके बोलेंगे। पहले गुरु प्रकाश बोलेंगे, फिर हर्षवर्धन जी और अजय आलोक, सब बोलेंगे, सब अपनी बात एक एक करके। सबका ऑडियो बंद, एक टाइम में एक ऑडियो रहेगा। गुरु प्रकाश, धन्यवाद अमन जी, हम आभारी हैं आपके। हम आभारी हैं आपने देश के सामने समाजवादी पार्टी के आधिकारिक राष्ट्रीय प्रवक्ता की जो मानसिकता है उसको एक्सपोज करने का काम किया है। देश के सम्मानित गृह मंत्री के बारे में इस शब्दों का उपयोग करते हैं आप, और आपके अंदर थोड़ा सा भी आत्मसम्मान नहीं है, आपके अंदर थोड़ी सी भी शर्म नहीं बची है। आपको 15 बार मौका दिया गया, लेकिन आप वापस नहीं ले सकते हैं। देखिए, आज सिद्ध हो गया कि जैसा पार्टी का नेता होगा, उस पार्टी का प्रवक्ता भी वैसा ही होगा।
देश को याद है आप ही के पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा था, पब्लिकली कहा था, सार्वजनिक मंच पे कहा था, रेपिस्टों के लिए कहा था, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, शर्म नहीं आती है आपको, शर्म नहीं आती है आपको। प्रजापति की पार्टी, लड़के हैं, लड़के से गलती हो जाती की पार्टी, आप देश के सम्मानित गृह मंत्री के लिए शब्दों का उपयोग करते हैं। माफी मांगनी चाहिए आपको इतना अवसर दिया गया लेकिन तब भी आप माफी मांगने को तैयार नहीं हो। आपका संस्कार, समाजवादी पार्टी का असली चेहरा आज देश के सामने उजागर हो गया है। आपके पास कोई कंस्ट्रक्टिव बात करने को नहीं है। बीजेपी की वैक्सीन कहते थे आप, तो प्रजापति की पार्टी है आपकी। आपके समय में लॉ एंड ऑर्डर क्या था, परिवारवाद और भ्रष्टाचार। आपको मौका मिला, आपने माफी नहीं मांगी, देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, और ये गायत्री प्रजापति रेप का दोषी था ना, जिसका हाथ पकड़ के चुनाव प्रचार कर रही थी समाजवादी पार्टी। नहीं, अमित क्या अमीक जमाई यहाँ से चल पड़े क्या? मैं वही पूछ रहा हूँ, पीसीआर क्या अमीक जमाई है या निकल लिए? वो नहीं है सर, वो डिबेट से निकल लिए। चलिए कोई बात देखिए, वो सुन रहे हैं लेकिन वो डिबेट देख रहे हैं, मैं जानता हूँ उनसे गलती हुई है। इतना झूठा जो व्यक्ति होगा वो टिक नहीं सकता है, वो भागेगा ही, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। क्योंकि जब वो ये कहते हैं, किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं, उन्होंने गृह मंत्री को कह दिया कि रेपिस्टों के यार हैं, जब उसका तर्क नहीं सूझा तो अब भाग खड़े हुए। फिर उन्होंने मुझसे भी सवाल पूछ लिया कि आप बिल्किस बानो के साथ खड़े हैं कि नहीं। वो होते तो शायद उनको समझ में आता, कान में थोड़ा शुद्धि जाती। मैं कह रहा हूं कि बिल्किस बानो को हर हाल में न्याय मिलना चाहिए, मैं उसके साथ खड़ा हूं और अभी नहीं खड़ा हूं, ये इस डिबेट के बहुत पहले से खड़ा हूं। और मेरा ये मानना है कि जो भी कानूनी तरीका है उसमें उसको न्याय मिलना चाहिए। नैतिक तौर पर उन लोगों का छोड़ा जाना ठीक नहीं है, ये मेरा स्टैंड है, मैं यहां दर्ज करा रहा हूं। लेकिन अमीक जामेई आवरण ओढ़कर आए थे, आवरण उतर गया, रंग उतर गया, समझ में आ गया सामने कौन आवरण के पीछे था। मैं अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन वो पूरी बहस में शुरुआत उन्होंने यहां से कही कि कोई किसी के खिलाफ न बोले। वो आदमी जिसको अपनी पार्टी में कोई पूछ नहीं रहा है, समाजवादी पार्टी में जिसकी बहुत हैसियत नहीं है, पता नहीं किस तरह की राजनीति करते हैं, वो ये यहाँ पे यही कह रहे हैं कि हर्षवर्धन त्रिपाठी को टॉपिक पर आ जाते हैं। मुझे लगता है अमीक जमाई टॉपिक नहीं है, उनको सामान्य योग्यता वकील होना होती है। मैंने लॉ नहीं किया है भाई, मैं पत्रकार हूं, मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं, इन विषयों पर मैं सब कुछ कर सकता हूं। अब टॉपिक पर आ जाते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। टॉपिक पर आ जाते हैं, जो समाजवादी पार्टी और जो कांग्रेस कह रही है, बोलकर चले जाने वाला व्यक्ति पता नहीं कैसे किसी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हो। चलिए, वो टॉपिक नहीं है, मैं आ रहा हूं हर्षवर्धन त्रिपाठी टॉपिक पर लौट रहा हूं, फिर कमरू चौधरी और अजय आलोक आपके पास आऊंगा इसके बाद। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी में टॉपिक पर लौट रहा हूं। सवाल यही है कि ये जो बार बार कहा जाता है कि मोदी पर अटैक, गुजरात पर अटैक क्यों बना देती है बीजेपी? हर्षवर्धन त्रिपाठी, आपसे मेरा सवाल है। अच्छा, जी, मुझे लगा मोदी पर अटैक, गुजरात पर अटैक कैसे हो जाता है? नहीं, मुझे ये बात समझ में नहीं आती अमन जी, कि आप किसी राज्य के इतने बड़े नेता, जिसने वहां, अगर हम अलग अलग बात कर लेते हैं, चलिए थोड़ा सा उसको हम समझते हैं, क्योंकि हमेशा हिंदू मुसलमान पे ही सारी बात होती है। जिस राज्य में पीने के पानी का संकट हो, उस राज्य में वो पानी लेकर आए। जिस राज्य में आदिवासी इलाकों में विकास नहीं पहुंच रहा हो, वहां के इलाके को चुन चुन कर विकास कराए। जिस राज्य में भुज का भूकंप आए, इतनी बड़ी तबाही हो जाए, उसके बाद वो आदमी खुद स्कूटर से घूमता हुआ देखे और उसके बाद तय करके वहां का पुनर्निर्माण कराए। जिस राज्य में विकास का कोई हिस्सा छूट न जाए, उसको वो तैयार करे। जिस राज्य को लेकर जो छवि थी दंगों की, उसको पूरी तरह से ठीक करे। उसके ऊपर हमला करना क्यों नहीं होगा गुजरात पर हमला? और मैं तो कहता हूं कि अगर आप प्रधानमंत्री के ऊपर हमला कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह देश पर हमला है। अगर आप निजी टिप्पणी कर रहे हैं, आप राजनीतिक तौर पर बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को जो कहना है कहिए, नरेंद्र मोदी को कहिए कि ठीक है आपकी ये नीति ठीक नहीं है, लेकिन जब आप निजी टिप्पणी कर रहे हैं तो ये अपमानित करने वाली राजनीति ठीक नहीं है। ये आपकी हताशा दिखाता है, और वो हताशा गुजरात की जनता को भी पता चलना चाहिए। ये भी पता चलना चाहिए कि विपक्ष मुद्दों की राजनीति नहीं कर पाता। कमरू चौधरी, फिर अजय आलोक। कमरू चौधरी, कांग्रेस क्यों नहीं चाहती है सब मुद्दों पर चुनाव हो? क्यों बार बार रावण की एंट्री और ये सब एंट्री कराती है? तो कांग्रेस तो आज भी डिमांड कर रही है भाई, मोरबी में जो लोग शहीद हुए उनको इंसाफ मिले, जो नोटबंदी में जो शहीद हुए लाइनों में खड़े होकर उनको इंसाफ मिले। लेकिन हमको क्या देखने को मिल रहा है? दो पहलू है, मेरे को 10 सेकंड दीजिएगा। 20 सेकंड। पहला नंबर देखिए, जो आपने सवाल पूछा,
मोदी पे जो अटैक, गुजरात पे क्यों अटैक है, इसका पैरेलल आप नेशनल पे जब एक्स्ट्रापोलेट करके ले जाओगे, आप देखोगे कहीं पे मोदी का पॉलिसी को अगर हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं तो वो देश मतलब भारत पे अटैक के बराबर ये मार्केटिंग और प्रोपेगेंडा मशीनरी जो भारतीय जनता पार्टी के है ये ले जाते हैं उस तरह से। देखिए सवाल यहाँ पे है, बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 34 साल तक राज किया, यहाँ पे कोई ऐसा पार्टी नहीं टिक पाया था उनका सामने में। वो पूरा इलेक्शन मशीनरी से लेकर ग्रासरूट मशीनरी तक वो अपने कब्जे में रखे हुए थे। वही हालत आज भारतीय जनता पार्टी का गुजरात में हो सकता है। हम ये नहीं बोल सकता, नतीजा के बाद में अलग हो सकता है, लेकिन आज जो आप जो दिखा रहे हैं वही बात मैं बोल रहा हूं। लेकिन आने वाले दिन में अगर ईडी आमिन का भी पतन हो सका, अगर सद्दाम हुसैन का भी पतन हो सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी का भी पतन हो सकता है। लेकिन सबसे गलत क्या भावना जो आप जगा रहे हो लोगों का अंदर में कि मोदी पे अटैक मतलब गुजरात पे अटैक। गुजरात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ना है और ना ही खाली केवल राम भक्तों का है, ये हिंदुस्तानियों का गुजरात है, ये भूलिए मत। कांग्रेस पार्टी इस विचारधारा का लड़ाई हमेशा करती भी आई है और करती भी रहेगी, चाहे उसके लिए उसको इलेक्शन में सफलता मिले या ना मिले, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी भी नीच राजनीति नहीं करेगी। राम भक्तों का गुजरात कहने पर इतनी परेशानी कि आप लोग राम भक्त नहीं है क्या? रामद्रोही थोड़ी ना है आप लोग। बिल्कुल है। तो फिर राम भक्तों का गुजरात तो मतलब आपका भी गुजरात। बंगाल में क्या आप ना आप बताइए, आप क्या दुर्गा का भक्त नहीं हो? अरे मैं हूं सर, मगर अगर आप कहेंगे कि दुर्गा भक्त बंगाल, एक मिनट रुकिए ना सर। नहीं, आप काली मां को नहीं मानते हो? एक मिनट सर, एक मिनट मैं कह रहा हूं अगर राम भक्त गुजरात कहा तो आप भी तो राम भक्त हैं, यानी कि आपका भी गुजरात है। आप बुरा क्यों मान रहे हैं? और प्रॉब्लम पता है क्या है? फिर आप क्या, मैं इसी चीज को मैं बोलता हूं, मैं इसी चीज को मैं दोहराना चाह रहा हूं। संविधान है सेकुलर संविधान, ये हर धर्म हर जात के लोगों का है। कमरू चौधरी बात वो नहीं है, सवाल जो अजय आलोक, सवाल जो बीजेपी उठा रही है सर, सवाल ये है जो दुर्गा भक्त हो ये रहा है पिछले कुछ समय से। कमरू चौधरी सवाल सुनिएगा, हो ये रहा है पिछले कुछ समय से, आराम से सवाल सुनिएगा कि गुजरात और गुजरात से जुड़े लोगों को अटैक लगातार किया जा रहा है। गुजरात से जुड़े 2 उद्योगपति बार बार अटैक होता है, बार बार अटैक होता है। गुजरात से जुड़े 2 उद्योगपति, एक और एग्जांपल देता हूं। अब एक राहुल गांधी का मैं बयान सुन रहा था, गुजरात में फैक्ट्री चली गई एक, वो कह रहे हैं आपसे छीन कर गुजरात भेज दी। वहां पे गुजरात से प्रॉब्लम। गुजरात और गुजरातियों के प्रति ये भाव क्यों है? अगर गुजरात में फैक्ट्री आ रही है तो आप किसी और स्टेट में बोलेंगे देखो गुजरात में फैक्ट्री भेज दी। गुजरात के 2 उद्योगपति अगर देश में, आप पूरी दुनिया में नाम कमा रहे हैं, ये हर रोज आए दिन गाली उन 2 उद्योगपतियों को देते हैं क्योंकि वो गुजरात से हैं। फिर गुजरात और गुजरातियों से इतनी प्रॉब्लम, ये सवाल उठता है कि है क्या? आप समझे सवाल मेरा? फिर मैं अजय आलोक आ रहा हूं। जी मैं उसका जवाब दे रहा हूं। हाँ। मैं आपका इस सवाल का जवाब दे रहा हूं। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को 5 केजी का मुफ्त का राशन दिया जा रहा है, जिस भारतवर्ष में आज गरीबी रेखा के नीचे में 30 करोड़ से ज्यादा लोग अभी भी यहाँ पे हैं, जिसका ना खाने का ठिकाना है ना सोने का ठिकाना है, आज उसी जगह में अगर एक उद्योगपति अगर पूरा विश्व में 2nd पोजीशन तक आ जाता है और सारा कारोबार के लिए उसी के लिए पॉलिसी बना दिया जाता है, तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी क्या विरोध करेगी? नहीं। क्या फूलों का माला लेकर आपके बाद बने हैं क्या? जाएगी? ये यूपीए काल में सर, ये यूपीए काल में, ये 14 के बाद बने हैं क्या? क्या बातें करते हैं? 14 में अरे आपको उद्योगपतियों से प्रॉब्लम है, गुजरात के लोगों से प्रॉब्लम है, गुजरात में फैक्ट्री जा रही है उससे प्रॉब्लम है। ये चुनाव सर, ये डिबेट गुजरात में भी देखी जा रही है सर, मत बोलिए सर। अनाज क्यों दे रहे हो आप? अगर भारत ने तरक्की कर लिया 2014 के बाद में, तो आज ये हालत क्यों है? 80 करोड़ लोगों को 5 केजी अनाज मुफ्त में क्यों देना पड़ रहा है? अजय आलोक, क्या इस आरोप जवाब देंगे नहीं भारतीय जनता पार्टी? अजय आलोक, क्या इस आरोप में दम है कि मेरा प्रधानमंत्री को गाली दे दिया मतलब गुजरातियों को गाली दे दिया? ठीक है, इसी का जवाब अजय आलोक देंगे। मुद्दा पे बात करो तो कोई मतलब नहीं है। पीएम का अपमान मतलब गुजरात का अपमान, और पीएम का अपमान राष्ट्रीय स्तर पर मतलब देश का अपमान कैसे हो जाता है? ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी को तो गाली उनके हर विरोधी देते हैं, लेकिन उनको जवाब भी मिलता है। जहां तक नहीं जनता की बात, आप राजनीतिक बात करेंगे, अगर राजनीतिक तौर पे जनता आपसे सहमत है और प्रधानमंत्री जी से नहीं सहमत है, तो प्रधानमंत्री जी को वहां हार भी मिलती है। पश्चिम बंगाल उदाहरण है जिसका उदाहरण आप दे रहे थे। एक तरफ आप प्रधानमंत्री जी को सद्दाम हुसैन, हिटलर, पता नहीं क्या कैसे संजोग गए, फिर पश्चिम बंगाल तो हारना ही नहीं चाहिए था ना, क्यों हार गई बीजेपी? को बोले हो सद्दाम, इलेक्शन कमीशन भी उन्हीं का है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस भी उन्हीं के हैं,
तब ममता दीदी को नहीं जीतना चाहिए था। 2015 में यहां पे महागठबंधन को नहीं जीतना चाहिए था, बीजेपी को नहीं हारना चाहिए था। जब आप जीतते हैं तो लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत अच्छी है, जब आप हारते हैं तो लोकतांत्रिक व्यवस्था खराब हो जाती है। यह संवैधानिक सहूलियत बड़ा प्यार से आप लोग इस्तेमाल करते हैं। अरे भाई, ये मानिए कि जनता से कनेक्ट उनका है, जनता से कनेक्ट आपका नहीं है, चाहे वो गुजरात हो चाहे देश हो। और अपने इस वाणी के कारण वो कनेक्ट आप लगातार लूज करते जा रहे हैं। और एक बात आप जान जाइए, आप लोग जितने विपक्षी दल हैं, उनका सवाल एक जायज से ज्यादा कुछ नहीं है। अजय भाई, वो सवाल अपने राज्य में थोड़ा थोड़ा टिमटिमा रहे हैं जुगनू की तरह। अजय आलोक को सवाल जो महागठबंधन विपक्षी एकता ना, तो उस पर बहुत अच्छा गालिब का शेर है। अच्छा। मजलिस में बैठ गए मिलकर जुगनू सारे, मजलिस में बैठ गए मिलकर जुगनू सारे, और ऐलान हुआ सूरज बदलेंगे, और ऐलान हुआ सूरज बदलेंगे। तो यही करते रहिए। नहीं अजय आलोक, लेकिन उनका सवाल ये है कि ये कुंठा केंद्र के स्तर पर मोदी पर सवाल, देश पर सवाल हो जाता है, और राज्य के स्तर पर मोदी पर सवाल, गुजरात पर राहुल गांधी पंजाब में जाके बोलेंगे कि इस बार मैंने देखा कि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ की जगह नरेंद्र मोदी, अडानी, अंबानी का पुतला जलाया जा रहा था। अरे अंबानी को अंबानी किसने बनाया लाइसेंस राज में? इंदिरा गांधी ने। मोदी जी कहां थे उस वक्त? अडानी को पहली जमीन चिमन भाई पटेल ने दी कांग्रेस राज में, गुजरात में 250 एकड़ अहमदाबाद के किनारे। मोदी जी कहां थे उस वक्त? उद्योगपतियों का देश के विकास में एक योगदान होता है, उसको मानिए। आज अंबानी, अडानी के कारण इस देश में कम से कम 40 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है, उनके कारण हमें रेवेन्यू मिल रहा है, उनके कारण हमारी ग्रोथ हो रही है। आप भी सरकार में आएंगे, अंबानी और अडानी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बड़ा आसान होता है जनता को भड़काना, उद्योगपतियों के खिलाफ, डॉक्टरों के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ। वही काम आज आप लोग कर रहे हैं। कौन सी रिस्पॉन्सिबल राजनीति है? पढ़े लिखे हैं आप? आईना शायद अशोक गहलोत जी ने खुद ही दिखा दिया था अभी हाल फिलहाल में। जिन उद्योगपतियों को गालियां दी जा रही है, वही अगर इन्वेस्टमेंट उनके स्टेट में हो रहा था, कांग्रेस स्टेट में, कांग्रेस शासित, तो उन्हीं के साथ तस्वीरें पीसीवीसी सब हो रही थी। वो आईना तो उन्होंने दिखाया था। नहीं सर, कभी भी सहूलियत की राजनीति है ना, ने अपना जब आपकी सहूलियत है तो बहुत अच्छे है। अब बाकी में वो उद्योगपति बिल्कुल अगर सुन लो, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं भाई, कड़वा है लेकिन एक उदाहरण ले लो। अच्छा, एक उदाहरण ले लो। ये दे दीजिए कमरू चौधरी, दे दीजिए। कोयला इंपोर्ट करके, जिस उद्योगपति का नाम लिए हो, कोयला इंपोर्ट करके जो करंट प्रोड्यूसिंग जो कंपनीज है, उसको दिया गया 17,000 रुपया टन, और भारतीय जो कोयला कंपनीज है उनको बोला गया कि आप 1,800 रुपया टन में आप सप्लाई करो, और उसमें से 10% जो है कि आपको अदानी से खरीदना ही पड़ेगा। ये कंडीशन क्या कोयला मंत्री नहीं दिया? अच्छा, चलिए, गड़बड़ झाला हुआ तो जाइए ना कोर्ट, जाइए ना सर। ऐसा अगर आपको लग रहा है कि कोई घोटाला हो गया, कोई गड़बड़ हो गया, कोर्ट में जाइए, तो जाइए ना सर, कोर्ट जाइए ना। आपको रोका किसी ने? जैसे बीजेपी जाती थी ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं कोर्ट वहां पे बंद कर दिया गया? क्यों नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में क्यों अदानी को भगा दिया जा रहा है? नहीं, आप जाइए ना सर, कोर्ट जाइए ना। फिर आपको प्रॉब्लम ये है कि गुजरात से जुड़े उद्योगपतियों को टारगेट करेंगे आप। गुजरात में फैक्ट्री चली जाएगी, उद्योग चले जाएगा, तो आप टारगेट करेंगे। फिर गुजरात चुनाव में जाकर गुजरातियों से वोट मांगेंगे। आप खुद तो सोचिए ना, आप क्या कह रहे हैं। आप जब से डिबेट में बैठे हैं, आप गुजरात और गुजराती अस्मिता, गुजराती गौरव पर सवाल उठा रहे हैं। गुजरात के गौरव है ना वो। अगर आप उद्योगपतियों का जिक्र कर लीजिए, तो वो गुजरात से जुड़े, उनको आए दिन आप लोग सुनाते, पानी पी पी कर कोसते हैं। भाई जवाब तो देना होगा ना कि गुजरात से हैं इसलिए प्रॉब्लम है आपको, और गुजरात में फैक्ट्री चली जाती है तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है। सर ये तो अजीब है ना। क्यों नहीं जाएगा? क्या कांग्रेस शासित राज्यों में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा? दूसरा राज्य यही सर गुजरात का नतीजा। तभी तो कह रहा हूं सर, क्यों नहीं जाएगा? यही रेफरेंडम होगा आपके आरोपों पर। तो आप दिया नहीं है। यही रेफरेंडम होगा आपके आरोपों पर। क्यों कोयला हर्षवर्धन त्रिपाठी कंक्लूडिंग कमेंट आपका को ट्वीट क्यों किया गया? हर्षवर्धन त्रिपाठी कंक्लूडिंग, क्या ये मैसेज गुजरात में नहीं जा रहा क्या कि गुजरात और गुजरातियों से प्रॉब्लम लग रही है भाई, और ये इसलिए चुनाव गुजराती अस्मिता का सवाल बन गया है? नहीं, मुझे लगता है कि इस बात को तो हर कोई कहेगा, और मैं इसको सिर्फ गुजरात के संदर्भ में नहीं देखता। गुजरात ने इस देश में राज्यों के विकास की नई प्रतिस्पर्धा शुरू की। गुजरात ने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में राज्यों में कैसे हम निवेश लाएं, इसके लिए झगड़ते हुए देखा, और ये बड़ा सुखद है। गुजरात की वजह से आज देश के दूसरे राज्यों में कारोबार करने वाले वो साहस जुटा पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन त्रिपाठी, अजय आलोक, गुरु प्रकाश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कमरू चौधरी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सौभाग्य की एक बात